नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है अक्षत उपाध्याय के द्वारा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, लोन वोल्फ टेरर का क्या मतलब होता है। देखो, लोन वोल्फ टेरर का मतलब ये होता है जब कोई एक्टर या फिर टेररिस्ट बिना किसी कमांड एंड स्ट्रक्चर के, बिना किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की सहायता के खुद ही टेरर अटैक को अंजाम दे देता है तो उसे कहा जाता है लोन वोल्फ अटैक। क्योंकि उसने ना तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली, ना ही वो किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। वो पर्सन खुद ही रेडिकलाइज हुआ। रेडिकलाइज कैसे भी हो सकता है, इंटरनेट पर मौजूद मटेरियल की सहायता से, या फिर टीवी पर जो प्रोपेगेंडा आता है उसकी सहायता से, या फिर फिजिकली किसी ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। रीजन कोई भी हो सकता है, बट उसने टेरर अटैक को अंजाम देने के लिए किसी की सहायता नहीं ली। उसने खुद से ही रिसोर्सेज को जुटाया और टेरर अटैक को अंजाम दे दिया। तो इस प्रकार के अटैक्स को कहा जाता है लोन वोल्फ अटैक। देखो, वर्ल्ड में पिछले 1-2 सालों में काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं, और ये देखकर कि अटैक में कैसे वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है और अटैक करने वाले का धर्म क्या है, बिलीफ क्या है, और कितने लोग उस अटैक में मारे गए हैं, बहुत से अटैक्स को लोन वोल्फ अटैक्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है। बट देखो, उन सभी अटैक्स को लोन वोल्फ की कैटेगरी में डालना बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के बाद, इससे फ़ायदा की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। क्योंकि हम इफेक्टिव पॉलिसीज़ को नहीं अपना पाते हैं। फ्यूचर में जो वास्तव में रीजन्स रहे थे टेरर अटैक्स के, उन रीजन्स को एड्रेस करने के लिए, समझ गए, मतलब ये है कि बस मान लिया गया कि वो लोन वोल्फ अटैक थे और उनको उस कैटेगरी में डाल दिया गया, बट वास्तव में उनके रीजन्स कुछ अलग थे। अगर पहले ही रीजन्स को फाइंड आउट कर लिया जाता तो अच्छे से उन्हें फ्यूचर में एड्रेस करके फ्यूचर टेरर अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सकता था। बट बिना जांच पड़ताल के आपने लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में उन अटैक्स को डाल दिया, तो फ्यूचर में आप अच्छे से पॉलिसीज को नहीं अपना पाए फ्यूचर टेरर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। 3 एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं आर्टिकल में। सबसे पहले देखो, यूके में एक ब्रिज पर अटैक हुआ, चाकू मारने की घटना हुई और उसके आरोपी थे उस्मान खान। इसको लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल दिया गया। खान एक रेडिकल प्रीचर थे। वो पहले भी अरेस्ट हो चुके थे। लंदन स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाने का उनका प्लान था, लेकिन पहले ही पता लग गया और उन्होंने 8 साल की जेल काटी। तो देखो, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उस्मान खान जो थे उन्होंने लोन वोल्फ टेरर अटैक को कैरी आउट किया। वो एक कमांड एंड स्ट्रक्चर का हिस्सा थे। उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा टेरर ऑर्गेनाइजेशन से और उनकी कमांड्स पर उन्होंने काम किया। और हैरानी की बात यह है, प्रिजन में उनका जो पहले माइंड वॉश हुआ था उसे एड्रेस करने के लिए काउंटर रेडिकलाइजेशन मेजर्स अपनाए गए थे, बट उसका कोई असर नहीं हुआ। और 8 साल जेल काटने के बाद जब उस्मान खान जेल से बाहर निकला तो उसने फिर से चाकू मारा कुछ लोगों को लंदन के ब्रिज पर। तो इस अटैक को आप लोन वोल्फ टेरर अटैक नहीं कह सकते, क्योंकि उस्मान खान ने इसी प्रकार के आरोप में 8 साल की जेल काटी थी। और यूके की सरकार को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि उस्मान खान की रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए प्रिजन में यानी जेल में जो काउंटर रेडिकलाइजेशन मेजर्स अपनाए गए थे वो सफल क्यों नहीं हुए। अगर देखो वो सफल होते तो जेल से छूटने के बाद उस्मान खान फिर से टेरर अटैक को अंजाम नहीं देता। तो लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डालने से ये जो चीज़ें हैं वो एड्रेस नहीं होंगी। असल में रीजन्स को फाइंड आउट किया जाता है प्रॉपर जांच पड़ताल के बाद, तब जाके फ्यूचर में इस प्रकार के टेरर अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा देखो, यूएसए में भी 2 अटैक्स हुए और उनको लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाला गया। एक तो देखो, जॉइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम में एक अटैक हुआ था जिसे लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाला गया। दूसरा, पेंसाकोला नेवल एयर स्टेशन यूएसए में जो अटैक हुआ था उसे भी लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाला गया। देखो, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा, हालांकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो न्यूज़ रिपोर्ट्स निकल कर आईं, जॉइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम में जो अटैक हुआ वो होमिसाइड था।
मतलब जिसने वो अटैक अंजाम दिया उसका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था, उसने वैसे ही उस अटैक को अंजाम दिया और ये एक होमिसाइड था, मतलब हत्या थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। और सबसे लास्ट में नेवल एयर स्टेशन जो कि है पेंसाकोला फ्लोरिडा में, यहाँ पर जो अटैक हुआ वो कैरी आउट किया गया मोहम्मद अल समरानी के द्वारा। मोहम्मद अल समरानी के द्वारा जो अटैक कैरी आउट किया गया इसे आप लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल सकते हो, क्योंकि मोहम्मद अल समरानी की नफरत थी यूएसए के अगेंस्ट और यूएसए की जो पॉलिसीज हैं मुस्लिम से संबंधित उनके अगेंस्ट। मोहम्मद अल समरानी की फैमिली का कहना है कि उसने कभी भी एक्सट्रीमिज्म या फिर वायलेंस के प्रति अपनी इंक्लिनेशन यानी अट्रैक्शन शो नहीं की थी और किसी भी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली मोहम्मद अल समरानी के द्वारा जो टेरर अटैक अंजाम दिया गया। तो इस अटैक को आप लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल सकते हो। समझ गए? मतलब इन एग्जाम्पल्स की सहायता से राइटर ये साबित करना चाहते हैं कि हर एक टेरर अटैक को या फिर हर एक वायलेंट इंसिडेंट को आप लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में मत डालिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो दूसरे टेरर अटैक्स के पीछे जो रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं उनको आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो रेडिकलाइजेशन में 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है प्री रेडिकलाइजेशन। इस स्टेज में वो पर्सन जो आगे जाके टेरर अटैक करता है उसकी माइंड स्टेट बिल्कुल ब्लैंक होती है। दूसरी स्टेज होती है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेज में वो पर्सन ये रिकॉग्नाइज करता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो अलग है, यूनिक है या फिर सुपीरियर है। तीसरी स्टेज होती है इंडोक्ट्रिनेशन। इस स्टेज में क्या होता है, वो पर्सन इस प्रकार की बातें मानने लगता है कि मेरे साथ या फिर मेरी कम्युनिटी के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, मतलब उस पर्सन का माइंड वॉश होना स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट जो स्टेज होती है वो है जिहादियाइजेशन। इस स्टेज में क्या होता है, वो पर्सन ठान लेता है कि मैं टेरर अटैक को अंजाम दूंगा और सो कॉल्ड रिवेंज लूंगा। तो इस स्टेज में टेरर अटैक को अंजाम दिया जाता है उस पर्सन के द्वारा। अब देखो फाइनली क्या पुश फैक्टर होगा कि वो पर्सन टेरर अटैक करेगा, ये कोई नहीं जानता। हर एक लोन वोल्फ टेरर अटैक के लिए जो फाइनल रीजन है वो अलग अलग हो सकता है, ये सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। बट हर एक टेरर अटैक को लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल देना, मतलब टेरर अटैक के रीजंस को ओवर सिंप्लीफाई करना, इससे देखो किसी का फायदा नहीं होता। ना तो सिविल सोसाइटी का फायदा होता है, ना ही उस देश का फायदा होता है जिस देश की सरकार ये सब कर रही है। लास्ट में राइटर के द्वारा एक पॉइंट ये भी दिया जाता है कि देखो अक्सर ऐसा देखा जाता है वो टेररिस्ट जो लोन वोल्फ टेरर अटैक को अंजाम देते हैं उनकी फैमिली में पैट्रियार्की होती है। इस वजह से बाकी लोगों को पता भी नहीं लगता कि वो शख्स जिसने लोन वोल्फ टेरर अटैक को अंजाम दिया है वो रेडिकलाइज हो चुका है या फिर वो इस प्रकार का काम करने जा रहा है, क्योंकि पैट्रियार्की का कारण ज़्यादा इंटरेक्शन होती नहीं फैमिली में, या फिर पता नहीं लग पाता कि वो पर्सन रेडिकलाइज हो चुका है। और देखो दिक्कत ये है, काफ़ी सारे रेगुलेशंस के कारण स्टेट जो है वो फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो एक यहाँ पर बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता पड़ती है कि रेडिकलाइजेशन को भी रोका जाए और फैमिली के अंदर स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर भी ना करे। तो इस एग्जाम्पल को, इसके स्टडी को आप इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स में भी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।